नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। अप्रैल फूल बनाना यानी किसी व्यक्ति के साथ मजाक करना या उसका मजाक उड़ाना, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं जिससे हम खुद ही अप्रैल फूल बन जाते हैं। ऐसा ही म्यूचुअल फंड्स में निवेश के साथ भी होता है। जी हाँ, कई बार हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हम निवेश तो करते हैं लेकिन अपनी नादानियों के चलते हम बेहतर रिटर्न हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज की खास पेशकश में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ गलतियों की और ऐसी ही कुछ भ्रांतियों की बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप भी अप्रैल फूल बने। और इसी कवायद में आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के चीफ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो निवेशकों को जागरूक करने के लिए हर्षवर्धन जी, जिस तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टेक्स की और मिथ्स की, तो सबसे पहले मिथ्स से शुरुआत करते हैं। अक्सर एक भ्रांति है लोगों में कि कम एनएवी है तो बेहतर रिटर्न मिलेगा, इसकी सच्चाई क्या है? पल्लवी, ये एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है और ये कि सेलिंग पॉइंट बनता है अगर कोई न्यू फंड ऑफर आता है या किसी को अगर लुभाने की कोशिश की जाती है तो ये बताया जाता है कि क्योंकि 10 रुपये की एनएवी है तो आपको इस पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। आप क्यों ऐसी स्कीम में कर रहे हैं जिसमें 100 रुपये की एनएवी है? तो एक्चुअली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपको कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझना है कि जो रिटर्न आप जनरेट करते हैं उससे आपके जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उससे कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ सिंपल है कि आपने अगर 1 लाख रुपए डाले हैं, 1 साल बाद अगर वो 1,10,000 रुपए बन गया है तो आपको 10% रिटर्न मिला है, भले ही उसकी वजह से आपको यूनिट ज्यादा। बिल्कुल। तो जैसा कि हम पहले बात कर रहे हैं पहले मिथ के बारे में, जो हम आपको बता रहे हैं कि कम एनएवी होती है तो लोगों को ये लगता है कि बेहतर रिटर्न उन्हें मिलेगा, लेकिन जैसे कि हर्षवर्धन रुंगटा ने भी बताया कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि ऐसा सही है, लेकिन वाकई ऐसा सही नहीं होता है। खैर, अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ गलती कर रहे हैं या आपके मन में भी कुछ ऐसी भ्रांतियां चल रही हैं जिसके बारे में आप सच्चाई नहीं जानते हैं, तो आज हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं और हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा भी जुड़े हुए हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आप चाहें तो अपने सवाल जो है वो हमसे लाइव पूछ सकते हैं फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए, जहां पर हम आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक या ट्विटर, जहां हमारा ये शो लाइव है। वहां पर आपको जाना है और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल हमें पूछने हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल कर पाएं। तो हर्षवर्धन जी, जैसे हम बात कर रहे थे पहले मिथ के बारे में कि लोगों को लगता है कि कम एनएवी होगी तो उन्हें बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन कितनी बड़ी ये भ्रांति है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि निवेशक जो हैं वो इसी के अनुसार चलकर निवेश करते हैं। या एब्सोल्युटली राइट। जैसे हम बात कर रहे थे कि कम एनईवी हो या ज़्यादा हो, इससे एक्चुअली आपके रिटर्न पे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो मुझे उस पर कितना रुपया मिला। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं कि अगर आपने एक 10 रुपये वाली एनईवी की स्कीम में पैसे लगाए हैं और एक दूसरे इंसान ने एक 100 रुपये वाली स्कीम की एनईवी में पैसे लगाए हैं। सो एनईवी पे बात करें, हम यूनिट्स पे नहीं आते फिलहाल। तो अगर मार्केट में 10% रिटर्न मिला है और दोनों स्कीमों ने 10% का रिटर्न जनरेट किया है, तो जो 10 रुपये की एनईवी है वो 1 रुपये से बढ़ेगी और जो 100 रुपये की एनईवी है वो 10 रुपये से बढ़ेगी, क्योंकि 10% अगर हम देख रहे हैं तो 10% 100 रुपये का होता है 10 रुपया। तो ये अगर मानते हैं कि 100 रुपये की एनईवी अगर 110 बन सकती है तो 10 रुपये की 20 रुपया बन सकती है, ये गलत होता है। इसका मतलब ये 100% रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं होता। तो पहले एकदम क्लियर समझना है, एनईवी एकदम ही इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है एज फार एज पोटेंशियल टू जनरेट रिटर्न, कि हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं वो एनईवी पे डिपेंड करता है। जी नहीं, वो डिपेंड नहीं करता। एनईवी सिर्फ एक माध्यम है जिसके बेसिस पे एक जो नेट एसेट वैल्यू है उसके बेसिस पे आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, बस। उसके आगे और कुछ लेना देना नहीं है। तो बेहिचक होके आपकी अगर कोई 500 रुपये की एनईवी की कोई स्कीम है तो उसमें भी आप इन्वेस्ट करिए, कोई डर नहीं है। अगर 10 रुपये की एनईवी है तो आपको ये देखना है कि अगर एनओफओ के दौरान आप खरीद रहे हैं तो कोई अलग कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो वही कॉन्सेप्ट का अगर आप 500 रुपये वाली एनईवी भी खरीद रहे हैं तो आपके रिटर्न्स कोई कम या ज़्यादा एनईवी के बेसिस पे नहीं होने वाले। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि जो पहली भ्रांति है उसके बारे में आपको सच्चाई जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं एक दूसरे मिथ की, जिसको लेकर अक्सर जो है लोग सोचते हैं कि उन्हें रिटर्न कम मिलेगा अगर वो कॉर्पस बड़े में निवेश कर रहे हैं। तो वाकई ऐसा होता है कि अगर बड़ा कॉर्पस होगा तो रिटर्न कम होगा क्या हर्षवर्धन जी?
जी नहीं, इनफैक्ट ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक बड़ा कॉर्पस होगा। तो मान लीजिए एक जो स्कीम है आज की तारीख में, जिसका AUM जो एसेट्स को मैनेज करते हैं उस स्कीम के अंडर में, वो है मान लीजिए 25,000 करोड़। तो अगर एक स्कीम है जो 25,000 करोड़ की और दूसरी स्कीम है वो है 4,000 या 5,000 करोड़ की, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि 25,000 करोड़ की जो स्कीम है वो आपको रिटर्न अच्छा नहीं देगी? उसका अंडरलाइन अगर कोई लॉजिक है तो वो इतना है कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर हम पूरी मार्केट साइज देखें, मार्केट का जो पूरा साइज है वो करीबन 1.5 लाख करोड़ 150 लाख करोड़ का है। तो अगर 150 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें आप अगर एक 25,000 करोड़ का एसेट्स लेके खरीदने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास खरीदने की अपॉर्चुनिटी नहीं है? जी वैसी बात नहीं है। सो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली आप या 5,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, 500 करोड़ मैनेज कर रहे हैं या 25,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं, आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी क्या है, कि आपके फंड मैनेजर की रिसर्च क्या है, आपकी टीम की रिसर्च क्या है, उस बेसिस पे आपको स्टॉक आइडियाज खरीदने के ऑप्शन मिलते हैं कि नहीं। अगर नहीं मिलते हैं तो हमने कई फंड्स में देखा है कि वो लमसम एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, सिर्फ SIP लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि अभी इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट एक अगर अलग तरीके से सोचा जाए तो ये है कि अगर फंड के पास 25,000 करोड़ जमा किए हुए हैं तो उतने लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा। तो आज हम बात कर रहे हैं बड़े मिथ्स की, जिनको लेकर अक्सर जो है निवेशक भ्रम में रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बेहतर रिटर्न तो मिल पाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स में लोग निवेश कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या कुछ ऐसे मिथ्स का शिकार हो जाते हैं जिनकी वजह से वो गलत तरीके से निवेश करते हैं और फिर उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। और आपको जागरूक करने की कवायद में हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा भी जुड़े हुए हैं। तो हर्षवर्धन जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कि लोग अक्सर जब फंड हाउस का चुनाव करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जितना बड़ा फंड हाउस होगा या जितना बड़ा नाम होगा वही बेहतर रिटर्न देगा। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? हमने अभी बात की थी पल्लवी की, अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी फंड का, किसी स्कीम का AUM अगर बहुत बड़ा है तो वो ज़्यादा बेटर या कम रिटर्न देगा, तो हमने कहा कि वो लॉजिकल नहीं है। उसी प्रकार अगर कोई बड़ा फंड हाउस है तो ये मतलब नहीं होता कि ऑटोमेटिकली वो अच्छा रिटर्न देगा। तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। मान लीजिए एक छोटा फंड हाउस है और एक बहुत पॉपुलर नहीं है, छोटा फंड हाउस है, और एक बहुत पॉपुलर और बड़ा फंड हाउस है। दोनों फंड हाउस ने रिसर्च करके एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदे। एक पर्टिकुलर कोई भी एक कंपनी का नाम ले लीजिए, उसके उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही टाइम पे अगर दोनों ने खरीदा है तो अगर उस कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तो दोनों को उतना ही रिटर्न मिलने वाला है। अगर कोई बहुत बड़े फंड हाउस ने किया या छोटे फंड हाउस ने, शेयर की प्राइसेस बढ़ती है तो दोनों को ही उतना फायदा होगा। अब ये जरूरी है कि उस शेयर्स को सही टाइम पे आइडेंटिफाई करके खरीदने की क्षमता किसके पास है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर बड़ा फंड हाउस है तो उनके पास क्षमता ज़्यादा होती है या छोटा होता है तो कम होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जितना बड़ा फंड हाउस होता है उतनी उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बेस्ट फंड मैनेजर्स को हायर कर सकें। बस इतना ही फ़र्क होता है। बाकी हम ये समझें कि अगर बड़ा फंड हाउस है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा, वो बात नहीं है। तो ये एक छोटी सी मिथ है जो आपने सही आइडेंटिफाई की और उसे क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। सिर्फ ध्यान रखिए कि स्कीम में जिसमें आप डाल रहे हैं वो फंड हाउस, उसकी वो स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अगर छोटा फंड हाउस है कोई इशू नहीं है, और अगर बड़ा फंड हाउस है अच्छी स्कीम चला रहा है लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, तो आप उसमें अवॉइड करें। तो फंड हाउस को लेके एक आंख बंद करके निवेश ना करें, लेकिन उसे एक पैरामीटर जरूर बना के सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फंड हाउस अगर बड़ा है तो ज़रूरी नहीं कि आपको बड़ा और बेहतर रिटर्न ही मिले, बल्कि आपको जो है फंड का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे से ज़रूर चेक करना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। खैर, लेकिन ये भी कहा जाता है, जैसा कि एक भ्रांति है या फिर ये मिथ है या फिर सच्चाई है, ये तो हर्षवर्धन जी हमें बताएंगे। कहा यह जाता है कि जितने क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं वो बेहतर रिटर्न देते हैं। तो क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है क्या? अगेन नॉट रियली। कोई भी चीज़ को आप एक जनरलाइज्ड पैरामीटर बना के एज्यूम करते हैं, वो गलत होता है। सो क्लोज एंडेड फंड्स की अगर हम एडवांटेज खाली एक बार समझ लें, वो इतना है कि क्योंकि क्लोज एंडेड फंड है उसमें रिडेम्पशंस नहीं होते। तो इसमें अगर किसी को लिक्विडिटी चाहिए रहती है तो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, फंड हाउस से रिडेम्पशन नहीं करता है। अगर मैं एक फंड मैनेजर हूं और मेरे पास एक क्लोज एंडेड स्कीम है जिसमें मैंने 500 करोड़ इकट्ठा कर रखे हैं,
अब मुझे इतना मालूम है कि ये 3 साल के लिए क्लोज एंडेड है और इसमें 500 करोड़ रुपए जो मेरे पास है वो 3 साल तक रिडीम नहीं होने वाले। सो मैं इन्वेस्टमेंट का जो कॉल है, जो चॉइस करता हूँ, वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करता हूँ कि 3 साल तक तो पक्के पैसे मेरे से रिडीम्शन नहीं होने वाले। अब ये उसका एक एडवांटेज हो गया, लेकिन क्या ये ऑटोमेटिकली कहता है कि रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे? जी नहीं। आपको ये देखना है कि अल्टीमेटली वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है कि मैं शेयर्स कौन से खरीद रहा हूँ, मैं किस पेपर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अगर डेट फंड है तो। और आपको ये भी समझना है कि क्लोज एंडेड फंड अगर है तो उसके रिस्ट्रिक्शंस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप फंड हाउस से रिडीम नहीं कर सकते, आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे आप किसी और को बेचते हैं, तो विच मीन्स कोई और आपके पास होना चाहिए उसे खरीदने के लिए। अगर क्लोज एंडेड फंड है तो रिडेम्पशन क्योंकि नहीं है, इलिक्विड है, तो आपको जो एनएवी है उसके डिस्काउंट में ही आपको बेचने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अक्सर ये मार्केटिंग गिमिक होता है कि क्लोज एंडेड फंड है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलने वाले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो हालांकि ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आपको कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्लोज एंडेड है तो हमको हायर रिटर्न मिलेगा, वो सोचना गलत है, उस बेसिस पे इन्वेस्ट करना भी गलत है। बिल्कुल, तो ये जैसे धारणा है कि क्लोज एंडेड फंड अगर है तो आपको अच्छा ही रिटर्न मिलेगा, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि सिर्फ इस धारणा को फॉलो करते हुए आप निवेश मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी क्लोज एंडेड फंड्स में जो है आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। खैर, पांचवी एक मिथ की बात करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि एक्सपेंस रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अक्सर निवेशक ये कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है? अब ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एक फंड हाउस है या एक स्कीम है आपसे कहती है कि मैं आपके पैसे मैनेज करने के लिए मैं आपसे 2% चार्ज करूंगा, 2% आपसे मैं अपनी फीस चार्ज करूंगा। तो जो भी रिटर्न्स आपका जनरेट होता है या नहीं होता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं हर साल का आपसे 2% लेने वाला हूं। तो आपकी स्कीम ने अगर आपको 10% दिया है तो उन्होंने 12% जनरेट किया था, क्योंकि 2% कटने के बाद आपके हाथ में आई है। अगर यही चीज आपका लॉस में है, आपका -10% दिख रहा है आपका, तो आपको ये समझ जाना है कि 8% मार्केट का लॉस था, 2% वो फंड हाउस की कॉस्ट थी, ये मिला के आपको 10% का लॉस हुआ है। अगर यही चीज दूसरी स्कीम आपसे कहती है कि मैं आपसे 1% चार्ज करूंगा, 1% मैं आपसे चार्ज करूंगा, 2 नहीं करूंगा, तो अगर दोनों स्कीमों ने 12% का रिटर्न जनरेट किया था, एक जगह 2% कट के आपके हाथ में 10 आया है, दूसरी जगह वो 1% आपको चार्ज कर रहा है, तो आपको 11% आपके हाथ में आएगा। उसी प्रकार अगर नेगेटिव जाता है और -10% आपको एक जगह मिला था, विच इज 8% मार्केट का लॉस था और 2% फीस थी, दूसरे ने अगर 1% चार्ज किया है तो आपका लॉस -9% होगा। सो आपको ये समझना है कि रिटर्न्स जो है वो आपकी फीस पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है। तो अगर कम कॉस्ट लग रही है आपको तो डेफिनेटली आपको उतना रिटर्न ओवर द पीरियड ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम एक छोटे से कैलकुलेशन भी अगर करते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपका कॉस्ट 0.25% से कम होता है, 25 बेसिस पॉइंट्स आपका कम लगता है, तो 20 साल के उपरांत करीबन 4.5 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। सो ऐसा नहीं है कि कम खर्चे लगने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली उसका फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ आपको क्या चीज़ सोचना है कि अगर मैं किसी को ज़्यादा कॉस्ट दे रहा हूँ तो क्या वो मुझे उतना ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करके दे रहा है। अगर हाँ, तो डेफिनेटली ज़्यादा कॉस्ट देने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बाकी सब चीज़ें सेम हैं और उसमें एक जन आपसे कम चार्ज कर रहा है और एक ज़्यादा कर रहा है, तो डेफिनेटली आप कम चार्ज वाले से लेंगे, क्यों ज़्यादा देंगे, कोई उसमें वैल्यू एडिशन तो है नहीं। सिर्फ इतना होता है कि ये ध्यान रखें, सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे आप कोई गलत स्कीम ना चूज कर लें। कई बार ज्यादा पैसा दिया हुआ वर्थ होता है क्योंकि उससे आपको ज्यादा वैल्यू भी मिलती है। सो दोनों चीजों को ध्यान में रखिए। आपका सवाल था क्या एक्सपेंस रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका सवाल का जवाब यह है कि डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन क्या सिर्फ कम एक्सपेंस रेशियो वाली स्कीम लेनी चाहिए क्योंकि वो आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली ज्यादा रिटर्न देती है, वो बात नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी स्कीम है जिसमें ज्यादा पैसे लग भी रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे कंसिडर करें। सिर्फ एक्सपेंस को ना देखें, एक टोटलिटी में देखिए कि आप क्या दे रहे हैं, उसके सामने आपको मिल क्या रहा है। यानी कि सिर्फ खर्चे को आप मत देखिए कि आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, ये भी जरूर चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेशक एक्सपेंस रेशियो जो है वो ज्यादा है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको मुनाफा यानी कि रिटर्न भी बेहतर मिल रहा है। तो सभी चीजों को सभी भ्रांतियों को जिस तरह से हमने बताया, इनको ध्यान में रखकर जो है आपको निवेश करने की जरूरत है। खैर, इस बीच में हर्षवर्धन जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ संजीव जी जुड़े हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग संजीव जी।
जी, लुधियाना पंजाब से। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 16 साल बाद 50 लाख की जरूरत पड़ेगी, और बच्ची की शादी के जी। लिए मुझे 25 साल के बाद लगभग 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। हेलो। जी। और मुझे रिटायरमेंट के लिए जो जरूरत है वो पड़ेगी लगभग 3.5 करोड़ की। तो इसके लिए मैं अभी 17,000 जी। रुपया मेरा पर मंथ जा रहा है, जो HDFC टॉप 100 में रेगुलर प्लान में 3,000, HDFC हाइब्रिड में 2500 जा रहा है, जो 20 महीने से पिछले जा रहा है। अभी आदित्य बिरला टैक्स रिलीफिंग 96 फंड में 3,500 जा रहा है 2 महीने से। एक ICICI मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपया 8 महीने से मेरा जा रहा है। एक ICICI ब्लू चिप फंड में 3,000 रुपया पर मंथ जा रहा है। जी। तो मेरा जो ये अभी फंड जो हमने सिलेक्शन किया है, ये सही है, बने रहे, या इसमें चेंजिंग की जरूरत है? बिल्कुल। तो हर्षवर्धन जी, संजीव जी ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का जिक्र किया है, वो जानना चाहते हैं कि इनके फंड सिलेक्शन क्या सही है या नहीं है, या कुछ बदलाव की जरूरत है। पहले संजीव जी आपके पोर्टफोलियो पे कमेंट करते हैं। आपने जो 5 स्कीमों में निवेश कर रखा है 17,000 रुपए, वो स्कीम्स अच्छी हैं और उनमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो आपका लार्ज कैप है, आपका मल्टी कैप है, हाइब्रिड फंड भी है आपके पास, ये जो कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन भी ठीक है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ आपके गोल्स के जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो आपके पहला गोल था कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको 50 लाख रुपए चाहिए 16 साल में, तो जो 17,000 आप हर महीने का कर रहे हैं उससे ये 50 लाख इकट्ठा होना 16 साल बाद दिक्कत नहीं लग रही। इशू ये आएगा कि 15-25 साल बाद आपको उसके बाद आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए शादी के हिसाब से, और 3.5 करोड़ रुपए चाहिए आपके रिटायरमेंट के लिए। तो डेफिनेटली अगर हम इतना ही इन्वेस्टमेंट अगर ध्यान में रखते हैं तो ये दोनों गोल्स 25 साल बाद पूरे नहीं हो सकते। लेकिन आपने शुरुआत अच्छी की है, आपकी स्कीम सिलेक्शन अच्छी है, तो आप इसी तरह बने रहें। आपका उपदेश सिर्फ एक होना चाहिए कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी आगे जाते हुए, मैं उसका एक पोर्शन जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहूँगा। तो ऐसा अगर आप मान के चलते हैं और ऐसा ही डिसिप्लिन अगर आप बना के रखते हैं, तो आई एम श्योर सूनर और लेटर आप अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब तो आ जाएंगे। हो सकता है कि आप पूरा लक्ष्य पा नहीं सकें, लेकिन उसके अगर आप करीब आते हैं उतना भी बहुत अच्छी बात होगी। आपने दूसरा सवाल ये भी किया था कि अगर हम 3 से 5,000 रुपये आप और ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐड कर रहे हैं, मेरा सुझाव है कि आप एक मिड कैप फंड ऐड करें। अभी अगर आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखते हैं उसमें मल्टी कैप है और सिर्फ लार्ज कैप है, एक डेडिकेटेड मिड कैप फंड नहीं है, और जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो भी लार्ज कैप ओरिएंटेड है। सो आपका पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ है, विच इज़ नाइस। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि लंबी अवधि का टाइम है, आपके पास 16 साल और 25 साल है, एक अगर छोटी अमाउंट की आप एक डेडिकेटेड मिड कैप भी ऐड करते हैं तो शायद आपको एक थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलने की गुंजाइश हो जाती है। इसके लिए आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में, और ये पूरा जो अभी आपका पोर्टफोलियो है ये आप 2 साल बाद एक बार फिर से रिव्यू करिएगा, उसके बीच में आपको करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। बिल्कुल। तो संजीव जी, आपके लिए सलाह ये है कि 2 साल के बाद जो है वो पोर्टफोलियो रिव्यू करें, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे अपना निवेश भी बढ़ाते जाइए। खैर हर्षवर्धन जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात तो हमने अभी की मिथ्स की, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की, यानी कि गलतियों की, जो अक्सर निवेशक करते हैं। सबसे बड़ी एक गलती जो हमने देखी है, वो निवेशक ये करते हैं कि या तो पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं, या फिर उसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बेहद कम होता है। तो ऐसे में क्या क्या नुकसान निवेशकों को उठाने पड़ सकते हैं? हाँ पल्लवी, आपने एकदम सही बात की। हम हमेशा बात करते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह पे रखें, ताकि आपका जो रिस्क है वो भी स्प्रेड होता है। सो डाइवर्सिफाई करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फैक्टर है वो ये है कि हम हमारा जो रिस्क है उसे अलग अलग जगह पे रखते हैं ताकि वो थोड़ा कम हो जाए। अब ये उठता है कि डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके के होते हैं। एक पहला तरीका है जब आप अपने डिफरेंट एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करते हैं, तो थोड़ा पैसा आप इक्विटी में लगाते हैं, थोड़ा डेट में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट, ऐसा करके आप डिफरेंट एसेट क्लास में अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, मान लीजिए आपने ये तो कर लिया, कितना इक्विटी में जा रहा है, कितना डेट में, कितना गोल्ड में। अब इक्विटी का जो एलोकेशन है वो भी आप एक जगह नहीं लगा के आप उसे अलग अलग जगह रखते हैं, तो उसी एसेट के अंडर में
आप डिफरेंट कैटेगरीज में लगाते हैं। तो हो गया लार्ज कैप, हो गया आपके पास मिड कैप, हो गया स्मॉल कैप, हो गया मल्टी कैप, हो गया। तो आप ऐसे उसे फर्दर डाइवर्सिफाई करते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि वो अगर मान लीजिए 5,000 रुपए की एसआईपी करनी है, तो वो क्या करते हैं 1,000 रुपए की 5 एसआईपी शुरू करते हैं, और पांचों मान लीजिए लार्ज कैप में है या पांचों मिड कैप में है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। ये आपने फंड मैनेजर का डाइवर्सिफिकेशन किया है कि एक अच्छा देगा, दूसरा शायद नहीं अच्छा करे। तो फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन भी एक अपने आप की क्राइटेरिया होती है, लेकिन आप कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप 5 फंड मैनेजर्स एक ही कैटेगरी के ले रहे हैं तो आपका रियल सेंस में डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ है। सो ये आपको समझना है कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप क्या अपने पैसे बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं कि उसका पर्पस ही मीट नहीं हो रहा है, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। इसमें आपका सरदर्द बढ़ जाता है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाते हैं। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन है बिल्कुल, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको बेहद ध्यान से जो है वो करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पोर्टफोलियो जो है ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाए, या ऐसा ना हो कि डाइवर्सिफिकेशन हो ही ना। लेकिन हर्षवर्धन जी, एक दिक्कत और भी आती है, अक्सर लोग क्या करते हैं, उम्र के मुताबिक निवेश नहीं करते हैं। ऐसे निवेशकों को आप क्या कहेंगे? देखिए, हर इंसान की ज़रूरतें एज के हिसाब से बदलती रहती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है। अगर आप यंग हैं, आपकी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके बच्चे हो जाते हैं या बच्चों की पढ़ाई आपको 1 या 2 साल बाद है, तब आप रिस्क थोड़ा कम ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, सब चीज़ में फेरबदल होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप उसी बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो भी ऑल्टर करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आप कर रहे हैं और हर साल में आपको काम आने वाली है। तो ये जरूरी है कि आप थोड़ी अपनी जरूरतों को यानी कि जैसे जैसे बदलते वक्त के साथ जो है सभी लोग बदल जाते हैं, हमारी जरूरतें बदल जाती हैं, ऐसे ही आपको बदलते समय के साथ जो है अपने पोर्टफोलियो में भी जो है बदलाव जरूर करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कौन सी वो भ्रांतियां हैं और कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें वो ठीक कर सकते हैं और खुद को अप्रैल फूल बनने से रोक सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।